मेरे मास्टर ने सबके सामने मेरी बॉन्डेड स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कोई तलवार नहीं है ना? चलो देखते हैं तुम इस इमोशनलेस पाथ पर कैसे चलते रहते हो। लेकिन मेरे कानों में उनके दिमाग की वह बीमार और पागल कर देने वाली आवाज गूंज रही थी। इसकी तलवार तोड़ दो और ये बेकार हो जाएगा। इसके बाद इसके पास दिन रात मुझ पर निर्भर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरा छोटा पिंजरे वाला परिंदा जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। फिर वह आवाज दोबारा गूंजी। क्या उसे मेरे लिए बुरा लगेगा? जल्दी करो और मेरी मदद करो। बस अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें अपना चेहरा छूने तक दूंगा। उन्होंने खुद को ऊपर धकेला, अपने चोंगे की धूल 2 बार झाड़ी और मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे जूनियर ब्रदर ने एक लकड़ी की तलवार ली और मेरे हाथों में थमा दी। सीनियर ब्रदर, मास्टर, ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। एक बार आपको लकड़ी की तलवार की आदत हो गई तो यह आपकी बॉन्डेड स्वॉर्ड से कम नहीं होगी। मैंने लकड़ी की तलवार ली और अपना सर झुकाकर सलाम किया। मास्टर सही है, मैं ही गलत था। वापस पीक पर मास्टर ने वहां से मेरा स्पिरिट गैदरिंग एरे हटवा दिया और स्पिरिट स्प्रिंग का रुख मेरे जूनियर ब्रदर की तरफ मोड़ दिया। रो लो, बस एक आंसू बहा दो और मुझसे एक बार भीख मांग लो और मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं। मैंने अपना सामान एक स्टोरेज बैग में पैक किया और नौकरों के क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। मास्टर दरवाजे पर खड़े थे। उनका हाथ एक सेकंड के लिए कांप रहा था। तुम मुझसे भी क्यों नहीं मांगते? क्या तुम मेरे दिल को दर्द से मार देने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, देखते हैं तुम कब तक ऐसे सख्त बनने का नाटक कर सकते हो। जब तुमसे और सहा नहीं जाएगा, तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओगे और मेरी मदद के लिए गिड़गिड़ाओगे। उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम ठीक हो चुका है। 7 और दिनों में मैं इस पागल से आजाद हो जाऊंगा और आखिरकार घर जा पाऊंगा। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस पल मैं सच में गायब होने वाला हूँ, वह जख्मों से लथपथ मेरे बेडरूम में हाजिर हो जाएंगे। मैंने दवा का बर्तन कोयलों पर रखा। इस खून रोकने वाली जड़ी बूटी के लिए मैं अपने जख्मी शरीर को लेकर लगातार 4 घंटे तक पिछले पहाड़ में भटकता रहा। लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोला गया। एक महंगा बूट दवा के बर्तन पर आ गिरा। मिट्टी का बर्तन टूट गया और भूरी दवा हर तरफ बिखर गई। गर्म ड्रैग्स मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर गिरे, जिससे लाल निशान पड़। चैन जिहाओ दरवाजे पर खड़ा था और एक विकेड स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था। सीनियर ब्रदर, इस जड़ी बूटी की बदबू बहुत ज्यादा तेज है। अगर इससे मेरे स्पिरिट बर्ड का दम घुट गया तो? उसके पीछे डिसिप्लिन हॉल के शिष्य थे, वे सब लोग जिन्हें मैं कभी मेंटर करता था। अब वे वहां अपनी तलवारें पकड़े खड़े थे, मेरी तरफ देख तक नहीं रहे थे। चेन जिहाओ ने जमीन से वह पुरानी 7 लीफ पर्पल हर्ब उठाई। बिल्कुल सही, मेरे स्पिरिट बर्ड को आजकल ज्यादा भूख नहीं लग रही है। ये जड़ी बूटी भले ही सस्ती हो, लेकिन एक जानवर की भूख जगाने के लिए काफी है। वह 7 लीफ पर्पल हर्ब थी। 5 साल पहले जब मास्टर सीक्रेट रेल में बुरी तरह जख्मी हुए थे, मैं एक दरिंदे के घोंसले में घुस गया था और उस एक टहनी को लाने के लिए मेरा लगभग पूरा खून बह गया। तब उन्होंने मुश्किल से इस पर एक नजर डाली थी। अब मैं पिछले पहाड़ की खाक छान रहा था, सिर्फ इन बचे कुछ टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। जाओ, इसे बर्ड को खिला दो। मैं बस अपनी नजर के सामने वाले पैनल को देखता रहा। इस दुनिया को छोड़ने के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे थे। मैं पीछे हटा और चेन जिहाओ के लिए जगह बना। अगर जूनियर ब्रदर को यह पसंद है तो वह इसे ले सकता है। चेन जिहाओ की मुस्कुराहट वहीं जम गई और उसकी नजरें बदल गईं। उसकी उंगलियां उस फर क्लोन पर फिरी जो उसने पहना हुआ था। वह शाओबाई था, वह स्प्रिट फॉक्स जिसे मैंने 10 साल तक पाला था और अपनी स्पिरिचुअल पावर से खिलाया था। कल चेन जिहाओ ने हल्के से कहा था ठंड है, और मास्टर ने उसे जिंदा ही खाल से अलग कर दिया। चेन जिहाओ ने फॉक्स फर को अपने ऊपर और कस लिया और अपना चेहरा कॉलर में छुपाकर उससे रगड़ने लगा। सीनियर ब्रदर, ये फर कितना गर्म है। अच्छा हुआ मास्टर मुझसे इतना प्यार करते हैं, और उन्हें दोष मत देना। अगर एक जानवर मुझे गर्मी दे सके तो यह उसकी किस्मत है। मेरे सीने में एक पल के लिए दर्द हुआ और फिर वह सुन्न हो गया। बस कुछ दिन और फिर यह सब खत्म हो जाएगा। मास्टर आंगन के दरवाजे पर दिखे। वह आंगन में कदम रखते ही चिढ़ने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें दवाई की बू से नफरत थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। ये सिर्फ एक जानवर है। चेन जिहाओ कमजोर है और इसे खुद को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करना इसकी खुशकिस्मती है। अगर तुम बुरा मानते हो तो तुम्हारा दिल खोटा है। फिर वही पागल सी आवाज मेरे कान में गूंजी, चलो रो। जिस पल तुम रोगे मैं तुम्हारे उन खूनी आंसुओं को एक जेड बॉक्स में छुपा दूंगा। तुम्हारे सबसे प्यारे स्प्रिट पेट का फर यहाँ है। इससे दर्द तो हो रहा होगा ना? मेरे घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगो। जब तुम इतना रोगे कि सांस न ले पाओ, तब मैं तुम्हारी तरफ कुछ गोलियां फेंकूंगा और तुम्हारा सर थपथपाऊंगा। मैंने कोने से झाड़ू उठाई और झुककर दवाई का कचरा दरवाजे से बाहर निकालने लगा। जब तक जूनियर ब्रदर को यह पसंद है, बस ध्यान रखना कि इससे मास्टर की आंखें गंदी ना हो। मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। मेरे मास्टर का चेहरा जम गया। उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अपनी आस्तीन के एक झटके से उन्होंने स्पिरिचुअल फोर्स की एक लहर छोड़ी, जिसने मेरे हाथ में झाड़ू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लकड़ी की फांस मेरी हथेली में चुभ गई और खून टपकने लगा। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरे मास्टर मेरे पास चलकर आए। कितनी बदतमीजी है। लगता है सर्वेंट्स क्वार्टर्स में तुम बहुत ज्यादा आराम से रह रहे हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं है। मैंने अपना सर झुका लिया और अपने पैरों के अंगूठों को देखने लगा। इस डिसाइपल को अपनी गलती का एहसास है। अगर तुम जानते हो कि तुम गलत हो तो पिछले पहाड़ पर फ्रॉस्टफॉल के नीचे जाकर घुटनों के बल बैठो और इस पर गौर करो। जब तक समझ ना आ जाए वापस मत आना। फ्रॉस्टफॉल वह जगह थी जहाँ स्वॉर्ड सेक्ट बड्ढे गुनाहों की सजा देता था। अगर यह पहले की बात होती तो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे झेल लेता, लेकिन अब मेरी लाइफ बाउंड तलवार टूट चुकी थी। मेरी शक्तियां खत्म हो गई थीं और वहां जाने का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। मैंने मास्टर की तरफ देखा। जी मास्टर। फिर मैं मुद्दा और चला गया। मेरे पीछे मैंने उनकी भारी सांसें सुनी और फिर एक टी कप के टूटने की तेज आवाज आई। पिछले पहाड़ की हवा बहुत तेज चुभ रही थी। झरना चट्टान से गिरकर मेरी पीठ पर जोर से टकरा रहा था और ठंड मेरी हड्डियों के हर कोने में समाती जा रही थी। मैं तालाब के बीच में हार्ड स्टोन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरे घुटने पहले ही सुन्न हो चुके थे। दर्द मेरी नसों में छेद कर रहा था। 3 साल पहले मेरे मास्टर के ट्रिब्यूलेशन के वक्त उनका मैजिक आर्टिफिशियल
आर्टिफैक्ट टूट गया था। मैं उनके सामने खरीदा हो गया और बिजली का झटका अपने ऊपर ले लिया। मेरे दिल की नस फट गई थी और तब से ठंड की वजह से वहाँ बेहिसाब दर्द होता था। अब उस बर्फीले पानी ने उस पुरानी चोट को फिर से जगा दिया। दर्द से मेरी नजर धुंधली हो गई, लेकिन मैंने एक आवाज तक नहीं निकाली। उसी वक्त मेरे मास्टर एक वाटर मिरर में देख रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे कि मैं कब इंसाफ मांगता हूँ, कब टूटकर उनसे रहम की भीख मांगता हूँ। उनकी किस्मत खराब थी, उन्हें वह कभी नहीं मिलने वाला था। काउंटडाउन 5 दिन। चेन जिहाओ एक सफेद जेट बाउल लेकर आया जिसमें से भाप निकल रही थी। ये हार्ड गार्ड सूप था। इसका सिर्फ एक घूंट ठंड को रोक सकता था। वह किनारे पर रुका, उसके बूट्स बर्फ पर कड़कड़ा रहे थे। सीनियर ब्रदर, कैसा लग रहा है? मास्टर ने कहा है कि अगर तुम अपना सर झुकाने को तैयार हो तो यह दवाई तुम्हारी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने शरीर में बची कुची स्पिरिचुअल पावर को घुमाने लगा और उसे इग्नोर किया। चेन जिहाओ ने अपनी कलाई मोड़ दी और वह भूरी दवाई बर्फ पर बिखर गई, जिससे बर्फ पर गहरा निशान पड़ गया। ओप्स, मेरा हाथ फिसल गया। अब अपनी हालत तो देखो, तुम एक कुत्ते से भी गए गुजरे हो। कभी तुम सीनियर ब्रदर हुआ करते थे और अब मैंने सफाया कर दिया है, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ खड़े होकर रास्ता मत रोको। चेन जिहाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। प्रेशर की एक लहर नीचे आई और मेरे मास्टर एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहां उतरे। उन्होंने चेन जिहाओ को अपने पीछे छुपा लिया। वह मेरी तरफ बिल्कुल मायूस होकर देखने लगे। उनकी उंगलियां चली। उन्होंने मेरे शरीर के सारे प्रेशर पॉइंट सील कर दिए। अब कोई स्पिरिचुअल पावर बची नहीं थी इसे रोकने के लिए, इसलिए ठंड तुरंत मेरे ऑर्गन में भर गई। मैंने एक मुंह भर खून की उल्टी की। अगर तुम अब भी सबक सीखने से इनकार करते हो तो 10,000 सर्पेंट्स पिट में जाओ। वह सेक्ट का एक फॉरबिडन एरिया था, एक गहरा गड्ढा जो जहरीले सांपों से भरा था। अब डर लग रहा है ना? तुम्हें हमेशा से ऐसे गीले और ठंडे जीवों से नफरत रही है। अगर तुम मेरी रोप पकड़ डियाज कर मदद के लिए रोओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वह क्लिफ के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि मैं उनके पैरों में गिर जाऊं। मैंने अपने मुंह से खून पोंछा। एक चट्टान का सहारा लेकर मैंने खुद को खड़ा किया और क्लिफ के किनारे की तरफ चलने लगा। थैंक यू मास्टर। फिर मैंने छलांग लगा दी। हवा मेरे कानों के पास चीख रही थी। उस पल मैंने सुना कि मेरे मास्टर की सांस लेने की रफ्तार बिगड़ गई। काउंटडाउन 4 दिन, 10,000 सर्पेंट्स पिट। बिल्कुल अंधेरा था। सांप मेरे पूरे शरीर पर रेंग रहे थे। उनके दांत मेरे मांस में धंस रहे थे। वह जगह बहुत बुरी तरह महक रही थी, गंदी और सरी हुई। मैंने खुद को कीचड़देच में घसीटा। 5 साल पहले अपने मास्टर को बचाने के लिए मैं इस जगह पर आधे महीने तक रुका था और सांपों को पीछे धकेला था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला था। 3 दिन और 3 रातों तक मैं एक बार भी नहीं रोया। जब भी मुझे लगता कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बस उस पैनल को घूरता रहता। 10वें दिन की सुबह मैं घिसते हुए वापस क्लिफ के ऊपर पहुंचा। सूखे हुए खून से लथपथ मेरे कपड़े फटे हुए थे और हर जख्म गहरा और सर रहा था। मेरे मास्टर और चेन जिहाओ क्लिफ के किनारे खड़े थे। चेन जिहाओ ने एक चीख मारी और उनके पीछे छुप गया। मेरे मास्टर का शरीर सख्त हो गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ आधा उठाया, फिर उसे वापस गिरा दिया। उन्होंने एक स्पिरिचुअल बैरियर खोला और मुझसे और दूर हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि वहां खड़े होने भर से मैं उस जगह को गंदा कर दूंगा। मेरे मास्टर की आवाज भारी हो गई थी। सरपेंट गॉल ब्लैडर मेरे हवाले करो। जियाहाओ को ठीक होने के लिए इसकी जरूरत है। फिर यहाँ से निकल जाओ और खुद को साफ करो। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। सरपेंट किंग का गॉल ब्लैडर मेरी हथेली में था। चेन जियाहाओ एक रुमाल अपने हाथ पर लपेट कर आया उसे लेने के लिए। जैसे ही उसने लिया, उसका पैर फिसल गया और उसका भारी कढ़ाई वाला बूट मेरे दाहिने हाथ पर जोर से पड़ा। मैंने अपने होंठ भींचे और बिना कोई आवाज किए अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरे मास्टर की उंगलियां कांप रही थीं। वह मुहरे और चले गए। उनके विचार पूरी तरह उलझे हुए थे। वह रोया क्यों नहीं? पहले तो वह अपनी उंगली कटने पर मेरे पास भागते हुए आता था और मुझसे हमेशा के लिए उस पर फूंक मारने को कहता था। क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं रही? नहीं, वह बस मुझसे नाराज है। वह बस मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनकी पीठ की तरफ देखा। किसे परवाह है? काउंटडाउन 2 दिन। सर्वेंट्स क्वार्टर्स में मैंने दीवार के पास टटोला और एक पुराना सिल्वर लॉक बाहर निकाला। ये वह निशानी थी जो मेरे साधारण माता पिता पीछे छोड़ गए थे। जब प्लेग आया था, उन्होंने मुझे पहाड़ पर भेज दिया था और ये लॉक मेरे गले में पहना दिया था। मैंने अपनी आस्तीन से लॉक को साफ किया। बस 2 दिन और मैं घर जा सकता था। मैंने साफ साफ तस्वीर सोची, गर्म दूध, बालकनी पर फूल और मम्मी पापा की नोक-झोंक। फिर रोशनी कम हो गई। मेरे मास्टर मुझसे थोड़ी दूर खड़े थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और वह लॉन्गेविटी लॉक मेरे हाथ से उड़कर उनकी हथेली में चला गया। मैंने उसे वापस लेने के लिए झपट्टा मारा। उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया और लॉक को ध्यान से देखा। तो इस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन गिरती जा रही है। इमोशनलेस डाओ सांसारिक लगाव को नकार देता है और तुम अब भी इस चीज को पकड़े हुए हो। मैंने उनकी आस्तीन पकड़ी और उसे लेने की कोशिश की। प्लीज इसे हाथ मत लगाइए। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनकी उंगलियां सख्त हो गईं। वह जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में गूंजी। तो आखिरकार तुमने मुझसे भीख मांगी। वह चीजें तोड़ दो जिसकी वह परवाह करता है और वह हार मान लेगा। इस मॉर्टल कचरे को क्यों रखना? अब से उसकी दुनिया में सिर्फ मैं होना चाहिए। मेरे मास्टर ने मेरी तरफ देखा। उनकी उंगलियों पर स्पिरिचुअल एनर्जी झिलमिला रही थी। फिर एक तीखी दरार की आवाज आई। वह सिल्वर लॉक उनकी हथेली में टूट गया और धूल बन गया। उन्होंने अपना हाथ खोला और वह ग्रे पाउडर मेरे चेहरे पर बिखर गया जो हड्डियों तक ठंडा था। मैं हिला नहीं। मैं बस अपना हाथ फैलाए वहां बैठा रहा। धूल मेरी आंखों में गिर गई। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, स्ट्रॉ पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे मास्टर मुझे घूरते रहे। फिर बाहर से एक चेले ने चिल्लाकर कहा, मास्टर, चेन जिहाओ की कल्टीवेशन बैकफायर कर गई है। हीलर कह
रहे हैं कि वह नहीं बचेंगे। मेरे मास्टर ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मेरे साथ चलो मेन हॉल में। चेन जिहाओ एक जेड काउच पर लेटा था। उसके मुंह के कोने में हर तरफ खून था। हीलर्स का एक ग्रुप फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, अपनी रिपोर्ट दे रहा था। जूनियर ब्रदर, चेन की हार्ट मेरिडियंस डैमेज हो गई हैं। उन्हें कैटलिस्ट के रूप में किसी ऐसे इंसान के दिल का खून चाहिए जो उसी कल्टीवेशन पाथ पर हो। स्वॉर्ड सेक्ट में इमोशनलेस डाउ पर सिर्फ मैं और मेरे मास्टर थे। उन्होंने एक खंजर बाहर निकाला और उसे मेरे सामने रखा। इसे बचाओ। मैंने उस ब्लेड की तरफ देखा।